विक्ट्री फाउंडेशन की तरफ से RS 2018 के परीक्षा परिणाम में जो पूरे राजस्थान में द्वितीय रैंक रही श्री मनमोहन जी शर्मा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके संघर्ष को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आपके जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, गुरुजन हैं और जो साथी हैं जो इस संघर्ष में आपके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, आपके साथ मजबूती से साथ रहे, उनको हमारी तरफ से, विक्ट्री फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत आभार और आपकी अच्छे जीवन के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा ये बताओ, आपने पढ़ाई की जी। कितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं इस RS एग्जामिनेशन? क्योंकि RS राजस्थान के जो युवा हैं उनके लिए एक सपना होता है कि मैं SDM बनूं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनूं, ADM बनूं और एक उपखंड में और जिला स्तर पे अपनी जो क्षमताएं हैं उनके साथ लोगों का भला करूं। आपको क्या लगता है, आप कैसा सोचते हैं? सर, जहाँ तक इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की बात है तो इस एग्ज़ाम की तैयारी मैं 2015 से कर रहा था। जो लास्ट RS वैकेंसी थी 2016, उसका भी मैंने अटेम्प्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरी पीछे रैंक आई, 357 रैंक आई। तो मुझे RS अलाइड सर्विस अलॉट हुई, फूड एंड सिविल सप्लाई। मैंने मेरी जो रैंक थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उसमें मेरी कुछ कमियां रह गई थी। तो उनको दुरुस्त करते हुए मैंने दोबारा से अच्छे से तैयारी करने का दृढ़ संकल्प लिया और मैं आप सब लोगों का आभारी रहूँगा, क्योंकि जब मेंस आंसर राइटिंग में भी आपने मेरी काफ़ी मदद की और इनफैक्ट इंटरव्यू के लेवल पर भी आपने मेरी काफ़ी मदद की, मॉक इंटरव्यूज़ लिए। और इनफैक्ट जब विक्ट्री फाउंडेशन के पैनल में बच्चों के मॉक इंटरव्यू लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता था, तो उस चीज़ का भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरा प्रश्न के जवाब के रूप में मैं बताऊं तो सर, जो RAS एग्ज़ाम है, RAS में जो इसका एक तरह से लोगों के दिलों में इसके प्रति जो सम्मान है, उसको देखकर ही मेरे मन में इसके प्रति एक तरह से आकर्षण सा जग गया था कि मुझे अब ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है। सरकार की जो स्कीम्स है, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उन तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर जो फील्ड है, जहां पर आप ब्लॉक लेवल पर जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, वहां पर पिछड़े वर्गों के लिए, लोगों के लिए और सरकार के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सर, मुझे हमेशा से ही ये सेवा आकर्षित करती रही है। बहुत लाजवाब। अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें कोई चमत्कार होता है क्या, या आदमी की जो मेहनत और जज्बा होता है वही सब कुछ होता है, या चमत्कार होता है? आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम मेहनत के बलबूते जीता जाने वाला एग्ज़ाम है। इसमें चमत्कार की कोई संभावना नहीं होती है। जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, जो इसमें लगा रहता है, जो अपने जज्बे के साथ इसमें जुड़ा रहता है, वो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करता है। अच्छा ये बताओ, अमूमन जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो पूछते रहते हैं कि साहब हम कैसा पढ़ें। तो मेरे मार्क्स भी 60-65% रहे हैं कॉलेज में, और स्कूल एजुकेशन के दौरान भी मेरे 60-70% के बीच में रहे। मैं कोई ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि भाई तैयारी कैसे करें, कितना समय पर्याप्त होता है और कितना पढ़ना चाहिए, और मान लो दिन में जितना भी पढ़े उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और आदमी कैसे अपने आप को हौसला रखे कि यस मैं आगे बढ़ पाऊँगा? सर, सबसे पहले मैं बात करूं RAS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो कैसे पढ़ने के ये जो प्रश्न है, कैसे पढ़ें, उसके लिए हमें हमारी जो सीमाएं हैं वो पहले निर्धारित करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास जो कंटेंट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत रिलायबल और बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, जिसके लिए मैं आपसे चर्चा करूंगा बुक लिस्ट का, जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए। तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो कंटेंट है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को तैयार करते जाएं, क्योंकि सिलेबस में जो
स्पेशली आरएस का सिलेबस है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट सारा सिलेबस मेंशन किया गया है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। बस हमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि हमारा कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, कंटेंट रिलायबल होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, हम लोग पढ़ते जाते हैं खाली और हम अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होती है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे कि आरएस प्री में पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए, समय कितना चाहिए? सर आरएएस प्री की मैं बात करूं तो आरएएस प्री का कोई अलग से मुझे नहीं लगता कि अलग से तैयारी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आरएएस परीक्षा की जो तैयारी की रणनीति है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को अलग अलग कर नहीं देख सकते। अब आजकल जो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें पॉइंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोई भी टॉपिक होता है उसको मेंस की अप्रोच से प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उस पर। तो मुझे लगता है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। हम केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अपना एटीट्यूड रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सार्थक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक होती है, जब महीने 2 महीने पहले एक तरह से महीने 2 महीने बाद प्रारंभिक परीक्षा का डेट शेड्यूल होती है, तो उन स्थितियों में हमें मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए और उसके साथ ही जो प्रीवियस पेपर्स आए हैं उनको हमें कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हुए हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनानी चाहिए। अच्छा, कितना पढ़ना चाहिए? सर जहाँ तक आवर्स की बात करूँ तो मैंने कभी भी आवर्स में अपने आप को नहीं बांधा। शुरू में 10-12 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती थी, क्योंकि जब आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं, आरएएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो इस कंडीशन में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होता है। लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी ये स्ट्रेटजी, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और इसके अंतर्गत हम डेली, वीकली या मंथली टारगेट बनाकर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें समय प्रबंधन की बात आती है, तो समय प्रबंधन कैसे करना चाहिए? सर समय प्रबंधन की ये मैं जो बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर मेरा हमेशा से ही एक अप्रोच रहती थी कि मैं मेरा जो टारगेट है, जो मैंने लिया है, उसको कंप्लीट करूं, क्योंकि उसके बाद अगर मेरे को समय मिलता है तो मैं एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग कोई एक्टिविटीज़ या हॉबी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ या अपने मित्रों से मिलना या कुछ अलग जैसे बुक राइटिंग, जो पुस्तक लेखन है, उससे रिलेटेड मैं काम कर लिया करता था। तो हमें समय प्रबंधन में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा जो टारगेट है, हमने जो डेली, वीकली, मंथली टारगेट बनाए हैं वो हमारे पूरे होने चाहिए। एक बात आती है सकारात्मक रहे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता है। जैसे आरएस एग्ज़ाम है 2018 का था, 2021 आ गया, करीब मोटा मोटा 3 साल हो गए। तो 3 साल में जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो जोश होता है, जो फॉर्म भरते हैं तब जोश हिमालय को जीतने जैसा होता है, और जब धीरे धीरे मेंस आता है तब तो यूँ लगता है कि समुद्र की अनंत गहराई में खो जाए। तो उस जोश, जज्बे को और पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बना रहे? सर मुझे लगता है हमारे अंदर सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो हमारे एटीट्यूड से आती है। हम चीज़ों को जैसे सोचते हैं वैसे वो होती चली जाती है। तो इसके लिए हमें अपने आप को सकारात्मक रखना है। उसके लिए यदि मैं अपने लेवल पर बात करूं तो सकारात्मकता आती है हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है और आत्मविश्वास आता है हमारी मेहनत से। क्योंकि यदि हम डेली मेहनत करते हैं, हमारे टारगेट पूरे होते हैं, हमारे को जब जो इनपुट डाला है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है, तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस हमारा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके साथ ही हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, वहाँ पर जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा फ्रेंड सर्किल है, हमारे जो गार्जियन है, मार्गदर्शक है, वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे मुझे इस चीज़ का स्पेशली लाभ मिला, मैं आप लोगों के संपर्क में रहता था, तो आप लोग हमेशा मेरे को पॉजिटिव ही चीज़ें बताते थे। जब भी एग्ज़ाम भी अगर आगे बढ़ गया है तभी भी मुझे कभी भी नकारात्मक बातें आप लोगों ने नहीं की। तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि यदि अपने आसपास सकारात्मक माहौल होता है तो हमारा जो संघर्ष है
वो जरूर सफलता तक पहुंचता है। अच्छा, हम यदि पैटर्न की बात करें, क्योंकि आरएस का जो एग्ज़ाम है आपका प्री है, प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है और इंटरव्यू है, आपका साक्षात्कार है। तो हम तीन स्टेप्स की बात करें तो तीन स्टेप्स में कैसे कैसे किन बुक्स की रेफरेंसेस लें, कैसे पढ़ें, फिर मॉक टेस्ट में कितना देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, और पेपर सॉल्व करते क्या इन चीज़ों का हम ध्यान रखें, उसके बारे में थोड़ा सा जी सर, यदि परीक्षा पैटर्न पर रणनीतिक चर्चा के संबंध में मैं बात करूं तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो सिलेबस है वो बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक और मैथ और रीजनिंग का मोटा मोटा सिलेबस होता है। तो उसके रिगार्डिंग हम बुक लिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे आना चाहूँगा, जहाँ पर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मैंने फॉलो की, और स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए एनसीईआरटी बुक्स ना? जी, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम, जो आधुनिक भारत करके बुक आती है, उसको फॉलो किया। नेक्स्ट यदि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो स्पेशली फॉलो की मैंने, और उसके साथ ही जो एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था की, वो एक ऑथेंटिक सोर्स है तो वो मैंने फॉलो किया। थर्ड यदि बात करूं मैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस मेरी स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन रही है। बस जो मेंस में जो जियोलॉजी से रिलेटेड जियो साइकिल का टॉपिक था वो मैंने महेश बर्णवाल बुक से तैयार किया था। यदि इकोनॉमी की बात करूं मैं तो इकोनॉमी में मैंने जो एनसीईआरटी है उसको स्पेशली फॉलो किया। हालांकि तैयारी की शुरुआत में मैंने कई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, तो मैंने एनसीईआरटी प्लस मेरे खुद के नोट्स से खुद ही एक बुक निकाल दी, खुद ही एक बुक लिख डाली, तो मैं उसको ही बार बार रिवाइज करता था। अच्छा, आपने बुक्स लिखी जी, क्या नाम है? इकोनॉमी पर लिखी है सर, डीएलएस पब्लिकेशन से वन स्टॉप सॉल्यूशन करके बुक आती है वो। वन स्टॉप सॉल्यूशन। जी। नेक्स्ट फिर सिलेबस में बात की जाए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की, तो जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की बायो की एनसीईआरटी में 4 स्पेशल चैप्टर दिए हुए हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे। प्लस एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में आजकल जो नेशनल पार्क्स है या बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और जो वर्ल्ड चैलेंजेज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो करंट अफेयर्स से मैंने लगातार तैयार किए। जहाँ नेक्स्ट जो साइंस टेक की बात करूँ तो साइंस टेक में मेरा जो सोर्स होता था वो स्पेशली अखबार होता था, क्योंकि अखबार से और जो विजन आईएएस की मैगजीन आती है उससे जो साइंस टेक के टॉपिक थे मेरे आराम से क्लियर हो सके। और मैथ रीजनिंग की यदि बात की जाए तो मैथ रीजनिंग में मैंने हमेशा मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पर फोकस किया था। सर दूसरा इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे पढ़े, तो इसमें मैंने शुरुआत में भी एक चीज़ बताई है कि हमें सबसे पहले हमारी सीमाएं निर्धारित करनी होगी, और हमारी सीमाएं हैं हमारा सिलेबस। हमें अपना सिलेबस हमारे एकदम टिप्स पे होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है कौन सा नहीं। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छी सी बुक ले लेते हैं और उसमें जो हमारे सिलेबस में टॉपिक नहीं है उस पर भी अपना समय खर्च कर देते हैं। तो इसलिए हमें कैसे पढ़े में हमारी सीमाएं सिलेबस के अकॉर्डिंग निर्धारित करनी चाहिए, और पढ़ने की हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी कंटेंट को इस रूप में पढ़ें कि वो हमें मेंस में आंसर राइटिंग करना है। क्योंकि हम जब ये एटीट्यूड रखेंगे तो दिमाग में हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहेगी चीज़ों की, और चीज़ें हमारे कंटेंट के साथ साथ हमारा जो प्रेजेंटेशन पावर है वो भी अच्छा डेवलप होता जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपने इसकी बात की, पीटी की बात की, बुक लिस्ट की बात की, तो हम जब पीटी और मेंस की बात करते हैं तो एक न्यूज़पेपर का बड़ा रोल आता है। उसमें कैंडिडेट्स के सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि भाई हम न्यूज़पेपर पे कितना टाइम दें, और उनसे जो भी इसेंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या उनकी सोच को सकारात्मक बना जा सकता है, तो उसको कैसे लें, इस पे एक बात बताएं। सर मेरा ये मानना है कि न्यूज़पेपर आपको डेली अवेयर और अपडेट रखते हैं, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें स्पेशली लगभग 15 के आसपास सब्जेक्ट है, तो उस स्थिति में हमें हर सेगमेंट को अपडेट रहना होता है हर सेगमेंट के साथ, तो हम न्यूज़पेपर के साथ उसको अपडेट रख सकते हैं।
न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि जो हमारे काम की न्यूज़ है, जैसे देश विदेश की खबरें या इकोनॉमी से रिलेटेड खबरें या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित खबरें, जो खेल है, स्पोर्ट्स है, उससे रिलेटेड खबरें, तो हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, न कि जो अंदर की साइड न्यूज़ आती है, कहाँ क्या एक्सीडेंट हो गया, कहाँ किस राजनेता ने क्या बोला है, या कोई अलग कहाँ रॉबरी हो गई, कहाँ कुछ हुआ है, तो उन चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम की चीज़ें हैं, हम उनको स्पेशली फोकस के साथ पढ़ें, और हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको हम वैल्यू एडिशन उनमें कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स के साथ। मतलब हम न्यूज़पेपर्स के बारे में ये कह सकते हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठा आदमी है, उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार ने क्या नीतियां बनाई है, समाज का उन तबकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और उन तबकों की जो वंचित वर्ग हैं उनकी समस्याएं क्या है, और क्या हम उसके समाधान का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस दृष्टिकोण से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जी, इसी दृष्टिकोण से। गुड। अच्छा, हमें आंसर राइटिंग का भी मेंस में काफ़ी फर्क पड़ता है, बताते हैं जैसे हम लोग काम करते थे तो आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिली, तो आपको कैसे करना चाहिए आंसर राइटिंग, कैंडिडेट्स को अपने स्तर पे कैसे करना चाहिए? सर, मुझे लगता है आरएएस एग्ज़ाम में सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो माइलस्टोन चीज़ है, वो है आपकी मेंस। और मेंस में भी आपका जो आंसर राइटिंग का पोर्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ये है कि हम हमारे पेपर में एग्जामिनर के सामने क्या प्रेजेंट करते हैं, जिससे एग्जामिनर ये समझ सके कि हम क्या जानते हैं। और ये चीज़ हमारी तभी दुरुस्त होती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं। और आंसर राइटिंग में मुझे कई लोगों द्वारा पूछा जाता है कि सर मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। तो मॉडल आंसर के लिए मैं बात करूं तो मॉडल आंसर में आपका कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों को 50-50% वेटेज होना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट होता है उसको सभी लोग उस कंटेंट को जानते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है उस कंटेंट को प्रेजेंट करने का। तो मेरा हमेशा तरीका रहा कि मैं पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखूं। यदि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो मैं मैप वहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। यदि इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो मैं डेटाज के साथ अपने आंसर को सप्लीमेंट करूँ, या जो भी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जहाँ पर यदि कोई डायग्राम बन सकता है तो हमेशा उस आंसर के प्रेजेंटेशन को दुरुस्त बनाने की भी मैंने बराबर कोशिश की है, अपने कंटेंट को एनरिच करने के साथ साथ। अच्छा, इसका जो सिलेबस है काफ़ी लंबा है, तो लास्ट तक हम रिवीजन कैसे करें, कैसे चीज़ों को हम जब एग्ज़ाम सेंटर तक जाएं, एग्ज़ाम हॉल तक जाएं, तब तक अपने दिमाग में और दिल में बनाए रखें, ये बड़ा भारी भरकम काम है। जी सर, ये वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें भी फेस करना पड़ा है। हालांकि इसके लिए हमने इस चैलेंज को बहुत रणनीतिक रूप से लिया, और इसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जब प्रारंभिक परीक्षा में जो स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट्स है उनकी तैयारी के दौरान मैंने हमेशा कोशिश ये की कि मुख्य परीक्षा में उनको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, और जो छोटे सब्जेक्ट है उनके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किए। तो शॉर्ट नोट्स को जब भी कोई टेस्ट लिख के आता था मैं, या कोई टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन का मॉडल आंसर या जो भी नई चीज़ पढ़ी, तो उन शॉर्ट नोट्स को हमेशा वैल्यू एडिशन किया, और वो शॉर्ट नोट्स इतने कंसाइज थे कि लास्ट में 3-4 दिन में आराम से उन सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया जा सकता था। क्योंकि यदि हम लोग अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, हम लोग हमारे कंटेंट का एक विस्तृत प्रारूप निर्धारित नहीं करते हैं, तो उन बुक से रिवाइज करने में हमें दिक्कत होती है, और एक निश्चित टाइम फ्रेम में जब हमें सबसे ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम उन पूरी किताबों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स है उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है, लेकिन ये हो सकता है कि मेरे शॉर्ट नोट्स किसी दूसरे कैंडिडेट के काम नहीं आए, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज में थे, मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो मैंने लिखी नहीं उनमें, मुझे जिन चीज़ों में समस्या थी वो उन शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखी। तो इसीलिए मैं प्रत्येक विद्यार्थी से कहना चाहूँगा कि अपनी लैंग्वेज में इन छोटे सेगमेंट के जो फर्स्ट पेपर की 3rd यूनिट है और स्पेशली 3rd पेपर की 3rd यूनिट है, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करें, अपनी लैंग्वेज में अपनी सीमाओं को पहचानें। जो चीज़ हमें आती है उनको चाहे हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जहां हमें दिक्कत आ रही है वो हम शॉर्ट नोट्स में तैयार करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि हम दूसरे शब्दों में कहें, यदि हमें हमारा सपनों का घर बनाना है तो हमें हमारी नींव भी खुद ही बनानी पड़ती है, दूसरों के भरोसे नैया पार नहीं होती, खुद की मेहनत खुद करें। अच्छा, ये बताएं, जब हम ये तो एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सर जो मैंने अभी अप्रोच बताई मेरी, तो उस अप्रोच से ये जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग होते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमें 3 घंटे में हमारा पूरा पेपर करना है, उसमें कंटेंट भी अच्छा डालना है और उसमें आंसर्स का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी रहती है शुरू से, वो मेंस की आंसर राइटिंग की होती है। यदि हम लोग आंसर राइटिंग डेली करते जाते हैं, हम लोग टेस्ट लिखते जाते हैं, तो उससे हमारा जो चीज़ों को वे ऑफ थिंकिंग होता है, चीज़ों को सोचने का तरीका होता है या डील करने का तरीका होता है, वो ऑटोमेटिक उस टाइम फ्रेम में बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखते हैं तो उसके साथ ही हमारा कंटेंट तो एनरिच होता ही है, हमारा प्रेजेंटेशन भी सुधरता है और 3 घंटे में हम कैसे पेपर लिखें उसके रिगार्डिंग हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उससे ये एग्ज़ाम का समय प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, अभी का जो 2018 का जो रिजल्ट देखा, तो उसमें जो यदि हम शुरुआत के जो 100 बच्चे हैं जिनकी रैंक 100 तक रही है, तो देखते हैं तो इंटरव्यू ने काफ़ी रोल अदा किया है। तो इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें, मॉक इंटरव्यूज़ की क्या उपयोगिता होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या क्या कहें? सर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाई, क्योंकि मैंने अपनी सीमाएं निर्धारित करते हुए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं या जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनको ही मॉक इंटरव्यू देने पर विशेष फोकस किया। क्योंकि जहाँ नई नई कोचिंग्स में यदि मॉक इंटरव्यू देते हैं तो वो अपनी पर्सनैलिटी पे एक प्रयोग हो जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी कुछ बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपके इंटरव्यू में भी सोर्स ऑथेंटिक होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने इंटरव्यू फेस किए हैं या जो इंटरव्यू लेने जाते हैं या जिनको पता है कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो स्पेशली मैंने इंटरव्यू की तैयारी में जो मॉक टेस्ट थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, और स्पेशली मैं विक्ट्री फाउंडेशन का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मॉक टेस्ट में इनफैक्ट बच्चों के मॉक इंटरव्यू लेने के लिए हमेशा आमंत्रित किया। तो जब जो मॉक पैनल होता था उसमें जब हम लोग बैठते थे तो जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं उन चीज़ों को मैंने देखा, उन चीज़ों से मैंने अपने आप में सुधार किया, तो ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा, यदि मैं बात करूं कि साक्षात्कार की तैयारी में ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो साक्षात्कार है वो आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वो आपको चीज़ों को प्रेजेंट करने का, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका एटीट्यूड क्या है उसको लेकर टेस्ट होता है। क्योंकि जब एक आरएएस ऑफिसर के रूप में हम लोग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं और उनका हमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके यूटिलाइजेशन करना होता है। तो उस स्थिति में हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमें एक तरह से सकारात्मक हमारा वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, हम चीज़ों को देखकर असहज नहीं हो, क्योंकि कभी कभी स्थितियाँ ऐसे बनती है कि चीज़ें हमारे आसपास नहीं रहती है। तो साक्षात्कार में स्पेशली हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा दृष्टिकोण बहुत आशावादी होना चाहिए, हमारे पास संसाधन कम है लेकिन फिर भी उन संसाधनों का हम बेहतर उपयोग कर सकें। दूसरा, हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, जब हम चीज़ों को जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको बोर्ड के सामने प्रेजेंट करें तो हम बहुत पोलाइट होने चाहिए और हमारा हमेशा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो हमें नहीं आता सर हम उसको सीखने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमारी जीवन भर चलती है। मुझे पता है कि मुझे 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो मैंने सॉरी बोला और ये कहा कि सर मुझे ये नहीं आता है तो मैं इसे सीखूंगा। तो जो इंटरव्यू बोर्ड था वो काफ़ी खुश हुआ कि स्टूडेंट्स का एटीट्यूड ऐसा है कि वो सीखने में विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये